हेलो गाइस, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट कम से कम टाइम पे कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो और आप लोग को इधर उधर से रिसोर्सेज से पढ़ना ना पड़े। इस वीडियो में मैं आपके फर्स्ट यूनिट के पूरे टॉपिक कवर करूँगी। तो भी आपके आरजीपीवी के सिलेबस में है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो आपको इसी तरीके का एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा आरजीपीवी से रिलेटेड। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कम से कम टाइम पे मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है हमारी फर्स्ट यूनिट में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती हैं, पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन दोनों से मिलकर ही हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वर्किंग होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स टेक्निक एंड इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी टूल्स और टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको सॉफ्टवेयर मेकिंग करते हैं, और उसको साथ हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिलाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि ये एक एक्टिविटी होती है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। उसमें हमें कुछ प्रोसेस लगती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेना पड़ता है, डायरेक्टिंग लेना पड़ता है, यानी कि आपको डायरेक्टर्स लगेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए तीन कॉन्स्टेंट होते हैं। पहला होता है टाइम, दूसरा होती है कॉस्ट, तीसरी होती है क्वांटिटी। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द पर्पस एंड द प्रोसेस मेथड स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस टू अचीव स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद इन एग्रीड पैरामीटर्स। यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो प्रोसेस या मेथड होती है जिसमें हम स्किल्स नॉलेज और एक्सपीरियंस को अचीव करते हैं फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, फॉर द सब पैरामीटर्स का यूज़ करके। पहला इसका होता है प्लानिंग। प्लान के अंदर क्या आता है? हमको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन हाउ टू अचीव, मतलब कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में हम सोचेंगे। थर्ड होगा इसका रिसोर्सेज, यानी कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फोर्थ होगा बजट। देन मैकेनिज्म हाउ टू अचीव प्रोजेक्ट को। तो इतना आपको आई होप तो समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स. Economics is an activity which deals with the distribution and consumption of goods and services. It is a system of interconnection of money, industry, or a system, or employment and employment. इसका नॉर्मल सी मीनिंग यही है कि एक टाइप का इको सिस्टम होता है जहाँ पर हम अपने सिस्टम से इंटरकनेक्ट करते हैं। किसके लिए? मनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है जिसमें डील्स और गोल्स और सर्विस को अचीव किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स. सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमें बेसिकली कॉस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए 5 पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ता है. पहला होता है साइज़. साइज़ का मतलब होता है डिपेंड व्हाट इज़ द साइज़ एंड नंबर ऑफ कोड रिक्वायर्ड एंड फंक्शन पॉइंट, सो वी अवॉइड द लार्ज साइज. मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हमारा प्रोग्राम है वो छोटे से छोटा हो. जैसे कि अगर हमारे C++ में अगर 10 लाइन का कोड है तो हम उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे जिसमें 5 ही लाइन के कोड में हमारा काम हो जाए, इफेक्टिव रहे और टाइम टेकिंग भी नहीं होगा और हमारे प्रोजेक्ट की साइज़ कम हो जाएगी, जिससे कॉस्ट कम लगती है हमको. देन प्रोसेस हमें ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी कि मेक अ प्रॉपर प्रोसेस, यानी कि हमें एक प्रॉपर स्टेप लेने पड़ेंगे जो कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए. हम एक छोटा रोड मैप लेंगे. देन पर्सन्स का यूज़ करना पड़ेगा. हमें पर्सन ऐसे लेने पड़ेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. ठीक है. देन इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए हम अच्छे टूल्स का यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर हो वो इफेक्टिव बन जाए. देन क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी हमें टाइम टू टाइम, जिससे हमारा प्रोजेक्ट ख़राब ना हो एट द एंड. देन आता है जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसका नेक्स्ट टॉपिक है. तो फर्स्ट इसका होता है तीन लेवल पे होते हैं. फर्स्ट होता है कन्वेंशनल, देन होता है ट्रांजिशन, देन होता है मॉडर्न. कन्वेंशनल का मतलब होता है जब हमारी जो कंपनी है वो खुद ही सब कुछ बनाना पड़ता है. द यूज़ पर कस्टम टूल्स, यानी कि कस्टमाइज टूल्स जो कि आपने खुद बनाए हों. प्रिंटिंग लैंग्वेजेस जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि C++. मैंने इसमें थोड़ी सी हिंदी से भी नोट्स बनाए हैं. आई होप सो आप लोगों को समझने में आसानी होगी. जहाँ पे भी डालता है तो आप कमेंट कर देना. देन हाईली प्रिडिक्टेबल होने चाहिए जो हमारे कन्वेंशनल होते थे. देन कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि हम बेसिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. बेसिक चीज़ें कुछ खास अच्छी होती नहीं है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है. देन उसके बाद आया था आपका ट्रांजिशन में क्या हुआ कि वो जो हमारी पुरानी वाला जो था ना कन्वेंशनल, उसमें हमने चीज़ों को रीयूज़ किया, उसी की चीज़ों को. जैसे हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बेसिक लैंग्वेजेस की जगह हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होगा. आपने पढ़ा होगा लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज. देन उससे क्या हुआ कि जो हमारा कस्टम था उसको आपने 70% यूज़ किया, पूरा यूज़ नहीं किया, सिर्फ 70% यूज़ किया. ग्राफिकल चीज़ें यूज़ की, टेक्नोलॉजी यूज़ की, जिससे हमारा प्रोजेक्ट था वो और ज़्यादा जल्दी टाइम पे होने लगा. देन आती है थर्ड मॉडर्न अप्रोच जो अब यूज़ होती है. मॉडर्न का अब मतलब ये होता है कि जो अभी के रीयूज़ कंपोनेंट्स होते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट देते हैं, हम आइडियल बनाते हैं, सब कुछ हमको इन्वेंट मिल जाता है. अब तीनों में डिफरेंस आता है. तो तीनों में डिफरेंस आता है कन्वेंशनल, ट्रांजिशन और मॉडर्न. ठीक है. तो कन्वेंशनल कब यूज़ होता था? 1964 से 1970 तक. फिर ट्रांजिशन आया 1980 पे. देन मॉडर्न आ गया जो अभी तक चल रहा है 2000 से अभी तक. कन्वेंशनल के ऊपर बेस्ड है हमारा वाटरफॉल मॉडल. आप लोग को अपने पढ़ा होगा पहले 50 सेमेस्टर्स में कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है. वो सबसे बेसिक मॉडल होता है हमारा. देन ट्रांजिशन के लिए आ गया आपका प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन आने लगी. देन जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस में आता है वो आइटरेटिव डेवलपमेंट होने लगा. देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर बेस्ड प्रोजेक्ट बनते थे, प्रोसेस का यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा लंबी स्टेप्स यूज़ होती थी. देन ट्रांजिशन में ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगे और मॉडर्न में उन्हीं चीज़ों को यूज़ करने लगे, इससे टाइम कम लगने लगा. देन एनवायरनमेंट, टूल कस्टम बिल्ट, यानी कि कस्टम बिल्ट एनवायरनमेंट यूज़ होते थे.
उसके बाद ट्रांजिशन में हम कस्टम यूज़ करते थे, बाकी कुछ खुद से बनाते थे, और मॉडर्न में दोनों का यूज़ होता है। इसमें 100% कस्टम बिल्ड रहते हैं, देन इसमें 30% रहते हैं, देन लास्ट वाले में 70% रहते हैं, 30% कस्टम बिल्ड रहते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसका ओवर शेड्यूल, देन इसमें है सम टाइमलाइन, और इसमें ऑलवेज, ठीक है। फिर इसका ये था ओवर कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन में कंप्लीट हो जाता था प्रोजेक्ट। तो पॉइंट का मतलब ये है, नॉर्मली सिंपल सा मतलब बताती हूँ मैं आपको, कि जो आपका टाइम था फर्स्ट वाले में वो शेड्यूल होता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कॉस्ट भी लग जाती है, और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता था प्रोजेक्ट। सेकंड वाले में सम टाइमलाइन में हो जाता था कंप्लीट कभी कभी, और थर्ड वाला हमेशा ऑलवेज कंप्लीट हो जाता है जितना टाइम दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसकी साइज़ जो होती थी, लो कॉस्ट में हाई साइज़ बन जाता था, ठीक है। देन ट्रांजिशन में एवरेज, और मॉडर्न में साइज़ हाई, लो कॉस्ट, ठीक है। देन आता है आपका इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है फॉर मेकिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट इफेक्टिव यूज़। सबसे पहला होता है आपका रिड्यूसिंग साइज़। रिड्यूसिंग साइज़ में आप क्या करोगे, कॉस्ट कम करोगे, ओप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, कॉमर्शियल कंपोनेंट्स यूज़ करोगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस कितनी टाइप की होती हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। मेटा, मैक्रो और माइक्रो। मेटा में ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पॉलिसी आती है, मैक्रो में प्रोजेक्ट रिलेटेड पॉलिसी आती है, माइक्रो में टीम रिलेटेड पॉलिसी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिड्यूसिंग साइज़ में, अब हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग साइज़ में हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 20 लाइन का कोड है, तो हम उसकी जगह पे दूसरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसमें 10 लाइन का कोड होगा, और वो जल्दी से जल्दी टाइम पे आउटपुट दे देगी। उसके कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम इसमें। देन उसके बाद मॉडर्न सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आइटरेटिव अप्रोचेस यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे हम टेक्नोलॉजी एंड टूल्स को। कॉमर्शियल कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स लाइक अ डेटाबेस, ओएस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो इनबिल्ट टूल्स होते हैं ना, हम उन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इंप्रूविंग टीम को इम्प्रूव करेंगे हम, स्किल्ड पर्सनस को लेंगे। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्किल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स क्या होती है, पहला हायरिंग स्किल्स, दूसरा होता है कस्टमर इंटरफेस स्किल्स, इसके अंदर आता है आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड गुड बिहेवियर होना चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग, देन टीम बिल्डिंग स्किल्स, देन सेलिंग स्किल्स, यानी कि नेगोशिएशन करना आना चाहिए जो आपकी टीम होती है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हायरिंग स्किल्स का मतलब होता है कि आपको ऐसे पर्सन हायर करने हैं क्योंकि स्किल्ड हो, किसी को भी नहीं हायर कर लेना है, ठीक है। कम लोगों को हायर करना है, लेकिन अच्छे लोगों को हायर करना है। देन कस्टमर की इंटरफेस, यानी कि हमें कस्टमर से कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि हमें इसके बारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चले। देन डिसीजन मेकिंग, हमारे पर्सन हम अच्छा डिसीजन ले, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है। फिर टीम बिल्डिंग स्किल्स, यानी कि जितने भी लोग हैं वो टीम मेकर भी हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 5 लोग की टीम बनाई, 2 लोग कोऑपरेटिंग कर रहे हैं। देन सेलिंग स्किल्स, यानी कि आपको नेगोशिएशन भी आना चाहिए, लड़कियों को तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। देन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम इफेक्टिव टूल्स यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। हम प्लानिंग टूल यूज़ करते हैं, विजुअल मॉडल यूज़ करते हैं, कंपाइलर्स, एडिटर्स, डिबगर, टेस्ट टूल्स, यूज़र इंटरफेस, इन सब का यूज़ करते हैं। बेसिकली ऑटोमेशन करने के लिए हम जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं वो सबका यूज़ करते हैं। देन अचीविंग रिक्वायर्ड क्वालिटी में क्या आ जाता है आपका, अचीविंग रिक्वायर्ड क्वालिटी में आता है फोकस ऑन की रिक्वायरमेंट चेक आफ्टर कंप्लीट, यानी कि अच्छे से देखा जाता है कि काम आपका अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अच्छे से बैलेंस करके चलना चाहिए, डिज़ाइनिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छे से हो रही है, सारे टूल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, हाँ लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे, एडवांस टूल्स का यूज़ करेंगे, आर्टिफैक्ट्स का यूज़ करेंगे, यही सब आता है। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट का। इसके अंदर आता है आपका बेस द प्रोसेस ऑन एन आर्किटेक्चर, आइडेंटिफाई ऑल रिक्वायरमेंट्स आफ्टर मेक सॉफ्टवेयर एंड चेक देन स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले चेक करना चाहिए बिफोर स्टार्ट करने के प्रोजेक्ट के, यानी कि आफ्टर प्रोजेक्ट को बनाने के पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेनी चाहिए, उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। देन एस्टैब्लिश आइटरेटिव अप्रोचेस, यानी कि टाइम टू टाइम हमको चेक करना चाहिए कि कोई रिस्क तो नहीं आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करो और स्टेप बाय स्टेप वापस से उस काम को करो, जैसे आइटरेटिव मॉडल में होता है। दैन कंपोनेंट बेस में क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स का यूज़ करते हैं हम। फिर चेंज मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का मतलब कंट्रोल द प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपको चेंज की ज़रूरत है तो वो कर पाओ आप। देन आता है आपका 6th पॉइंट मॉडल बेस्ड नोटेशन, ग्राफ्स का यूज़ करो अपने रिप्रेजेंटेटर्स को समझाने के लिए, मतलब जैसे जिनको कोडिंग नहीं आती है, बाकी बिजनेस जिनको खरीदना है प्रोजेक्ट, उनको कोडिंग या फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप उनको कैसे समझाओगे, ग्राफ्स के थ्रू, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करोगे या फिर डायग्राम के थ्रू समझाओगे कि क्या कैसे हो रहा है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, फॉर असेसिंग क्वालिटी व्यूज़, असेसमेंट करते हैं अपन टाइम टू टाइम, 8 मिनट का 9 मिनट का, टेस्ट करना मतलब बेसिकली। देन डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और द ग्राफ को देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। देन आता है आपका इवॉल्विंग लेवल ऑफ डिटेल्स, यानी कि अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट लेवल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। देन लास्ट में आता है कॉन्फ़िगरेबल, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस जो होती है वो टाइम एक साथ चल पाए और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल हो। यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप सो आप सभी को ये पूरी
जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपका पूरे टॉपिक अच्छे से कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने चैनल अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो। नेक्स्ट यूनिट की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड होगी इस चैनल पे आपके पेपर के पहले। आई नो आप लोग का पेपर 26 को है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट 2 यूनिट जो आपकी बच्ची वो भी मैं कवर करा दूँगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।